नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एक ही वीडियो में संपूर्ण अध्याय 1 की डेरिवेशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप उसका उपयोग करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो दोस्तों, आज के पहले हमने जो वीडियो डाले थे अध्याय 1 से संबंधित, उसमें हमने आवेश के बारे में आपको जानकारी दी थी कि आवेश क्या होते हैं, आवेश के क्या गुण होते हैं, दो आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार हमने आपको और जानकारी दी थी कि किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है, आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आज हम लिंक में इन वीडियो की लिंक हम आपको डाल देंगे जिससे आप इन वीडियो को देख सकेंगे। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि हमने क्या जानकारी प्राप्त कर ली है कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो इस बल की गणना हम, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना हम कैसे करते हैं? तो इसकी गणना के लिए हमें कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या कहता है, देखिए समझते हैं हम। इस नियम अनुसार किन्हीं भी दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, आइए हम इसको गणित रूप में समझते हैं। यदि हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 परिमाण का और एक Q2 परिमाण का, ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण F है वो किन बातों पर निर्भर करता है कूलाम के नियम अनुसार? तो वह बल का जो परिमाण है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। और दूसरी बात वो कहता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिख देंगे हम। मिलाकर लिखने पर क्या इक्वेशन बनेगी, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का निशान हटाते तो एक नियतांक आता है जिसको हम अनुपातिक नियतांक कहते हैं, के जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यदि हम दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात लें और मापन की पद्धति एसआई पद्धति लें तो कूलाम के नियम अनुसार क्या सूत्र बनेगा? तो एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इस k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर हम इसका मान रखें तो समीकरण 1 से F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है, इसका मात्रक आएगा न्यूटन। तो कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम अनुसार वो फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको अगर आंकिक मान के रूप में लिखें तो क्या प्राप्त होगा, F बराबर इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और दोस्तों, CGS पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, वायु या
निर्वात के लिए इस अनुपात का मान k का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तब समीकरण 1 में अगर हम k का मान रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? फार्मूला F बराबर Q1 Q2 अपान R², और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी डाई। तो कितना आसान है दोस्तों, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इस नियम की सहायता से कभी कभी एकांक ध्रुव की परिभाषा पूछी जाती है। यूनिट चार्ज, एकांक आवेश की परिभाषा पूछी जाती है। तो एकांक आवेश की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? तो एसआई पद्धति में इस सूत्र में यदि हम क्या करें, एफ का मान कितना ले लें? 9 × 10⁹ और Q1 Q2 को बराबर मान लें और सजाती मान लें, और R का मान 1 मीटर मान लें। तब F के स्थान पर हम रखेंगे 9 × 10⁹ और 9 × 10⁹ अपने पास है ही सही। Q1 के स्थान पे Q, Q2 के स्थान पे Q, और दूरी हम लिखेंगे 1 का वर्ग। अब दोस्तों 9 × 10⁹ के बटे में लाएंगे 9 × 10⁹, Q × Q Q² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम एक बार, Q² √1 Q, या Q बराबर हो जाएगा ±1। अर्थात Q का परिमाण 1 किन स्थितियों में आया है? जब आपने ये स्थिति ली, अर्थात इन स्थितियों या शर्तों को पालन अगर होगा तो Q का मान 1 आएगा। अर्थात एकांक आवेश क्या होते हैं? तो एकांक आवेश वे आवेश होते हैं जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से, एकांक आवेश वे आवेश होते हैं जो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश यदि वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करते हों? प्रतिकर्षित करते हों। तो ऐसे प्रत्येक आवेश क्या कहलाते हैं? एकांक आवेश कहलाते हैं। तो दोस्तों कूलाम के नियम की सहायता से हमें एकांक आवेश की परिभाषा पूछी जाती है परीक्षा में। तो अगर पूछे तो ही परिभाषा अपने को लिखना है, अन्यथा केवल कूलाम के नियम तक ही हमें लिखना है। तो दोस्तों यह नियम जो है इसकी कुछ सीमाएं होती है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है और बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण सीमा है कि यह न्यूनतम दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है और अत्यधिक दूरी में किलोमीटर से अधिक दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। तो दोस्तों अगर इसकी सीमाएं पूछी जाए तो आपको इसकी केवल 2 सीमाएं लिखनी है। पहली सीमा कि यह केवल स्थिर या बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। दूसरा कि यह न्यूनतम दूरी 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है और अत्यधिक दूरी में केवल किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए भी यह सत्य नहीं है। तो दोस्तों आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों किसी भी आवेश के, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है वो दूसरे आवेश को या तो प्रतिकर्षित कर सके या आकर्षित कर सके, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अर्थात धनावेश के चारों ओर भी वह क्षेत्र हो सकता है और ऋणावेश के चारों ओर भी वह क्षेत्र हो सकता है। तो यह क्या कहलाता है? उन आवेशों का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो किसी भी आवेश, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम एक परीक्षण आवेश रखें जिसको हम क्या बोलते हैं? Q0 बोलते हैं, है ना। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक ऐसा काल्पनिक आवेश होता है जिसका उपयोग हम परीक्षण करने के लिए या किसी भी आवेश के कारण उस पर लगने वाले बल के प्रभाव को देखने के लिए एक
आवेश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसका मान बहुत ही कम होता है और जिसकी प्रकृति सदैव धनावेश ली जाती है। अर्थात जब भी हम परीक्षण आवेश की बात करेंगे तो ऐसा आवेश जिसका मान बहुत कम है और जिसकी प्रकृति क्या है, धन है। तो धन आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और अगर ये ऋण विद्युत क्षेत्र के आवेश में रखा है तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है या जितने बल का अपने ऊपर अनुभव करता है, उस बल के परिमाण को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई से व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा के हिसाब से एकांक आवेश या एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो ई बराबर सूत्र होगा इसका F/Q0। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा किधर मानी जाती है, जिधर परीक्षण आवेश बल का अनुभव करे। इस चित्र में परीक्षण आवेश बाहर की ओर बल का अनुभव करेगा ताकि इस पर प्रतिकर्षण लगेगा और इस पर अंदर की ओर लगेगा। तो परीक्षण आवेश जिस दिशा में बल का अनुभव करता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दिशा होती है। दोस्तों इस सूत्र के हिसाब से इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा, तो इसका एसआई मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। बल का न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूले की बात करें हम, वी में सूत्र की बात करें हम, तो वो होगा बल का mLT-2 और आवेश का होता है AT। इसको सोल्व कर लेंगे, एम ऐसा का ऐसे ही, एल भी ऐसा कैसे ही, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 पहले से थे, -1 और हो जाएगा तो -3, ए ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फार्मूला या वीमी सूत्र। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसका हम हमेशा क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें पता है तो उस पर उसके अंदर उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल की भी हम गणना कर सकते हैं। तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q0E। अगर Q आवेश रखा है तो QE बल लगेगा, परीक्षण आवेश रखा है तो Q0E बल लगेगा। तो दोस्तों ये फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि E परिमाण की तीव्रता में अगर Q परिमाण का कोई आवेश रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा। तो F बराबर यहाँ Q परिमाण अगर दे रखे तो QE लिखना है और अगर परीक्षण आवेश दे रखे तो Q0E लिखना है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसका व्यंजक हम करते हैं। बिंदु आवेश है तो सबसे पहले हम एक बिंदु O पर एक बिंदु आवेश मानेंगे जिसका परिमाण +Q है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। तो दोस्तों हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी है कि किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा वही बल उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। और दोस्तों दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हम कूलाम के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। तो इसमें कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियमानुसार +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वो कितना होगा। तो F बराबर हम जानते हैं फार्मूला 1/4πε0 पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश। पहला आवेश का परिमाण कितना है Q और दूसरा आवेश कितना है Q0 और उनके बीच की दूरी का वर्ग, ये जाएगा। अब हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या फार्मूला जानते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की
परिभाषा से। क्या फार्मूला जानते हैं तीव्रता का? तो सूत्र होता है E बराबर F/Q0। यहाँ हम समीकरण 1 से काय का मान रख सकते हैं? समीकरण 1 से F का मान रखने पर तो E बराबर F का मान रखा हमने 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² बटे Q0 से Q0 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? E बराबर 1/4πε0 Q1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? Q इंटू Q0 आएगा, तो Q बटे R²। यह हो जाएगा किसी भी बिंदु आवेश के कारण कि R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो जब भी हमें किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो किसी भी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो E बराबर 1/4πε0 Q/R² होती है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश अगर एक निकाय का निर्माण करेंगे तो उस निकाय को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव, या ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव में दोनों निकाय जो है, कोई भी निकाय जो है दो विजातीय आवेशों से मिलकर बना होगा, जिनकी वैल्यू क्या होंगी? जिनका परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। जैसे एक आवेश प्लस Q है तो दूसरा भी उतने ही परिमाण का माइनस Q है, और दोनों बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो अल्प दूरी को हम काय से व्यक्त करेंगे? 2a से। दोस्तों, उदाहरण के लिए बात करें तो H2O2 अणु अध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय अणु क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनका धनावेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र एक ही स्थान पर क्या होता है? संपाती होते हैं। धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है? संपाती होता है। तो ये सामान्य अवस्था में क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। लेकिन जैसे इनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं? एक दूसरे से थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। तो धनावेश और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र जब अलग अलग हो जाएगा तो दोनों समान परिमाण के और अल्प दूरी पर स्थित हो जाएंगे, तो द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। कुछ अणु ऐसे होते हैं जो द्विध्रुव का ही जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे H2O, NH3 है ना। इनके अणु के द्रव्यमान केंद्र, धनावेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होता है, थोड़े अलग अलग रहते हैं, तो ये द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ? ऐसा निकाय जो दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से मिलकर बना होता है और इन आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत अल्प होती है, तो ऐसे निकाय को क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हो H2 और O2, ये सामान्य अवस्था में अध्रुवीय होते हैं, है ना। लेकिन जब इनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो इनका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो जाता है और ये थोड़े से अपने स्थान से हट जाते हैं। तो दोनों धनावेश और ऋणावेश का केंद्र बराबर होने के कारण और अल्प दूरी के कारण ये काय का निर्माण करते हैं? द्विध्रुव का। और H2 और NH3 अणु ये स्वभाव से इनके द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं? एक संपाती नहीं होते हैं, अर्थात ये पहले से ही क्या होते हैं? अल्प दूरी पर हटे हुए होते हैं, तो ये ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इस प्रकार हम H2O2 और H2O और NH3 को उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल की भूमिका निभाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं
और किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको काय से व्यक्त किया जाता है? P से व्यक्त किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक क्या होती है? सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसका एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? Q का कूलाम और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर होगा। V में सूत्र इनका डायमेंशनल फार्मूला, कूलाम का होता है आवेश का AT और लंबाई का होता है मीटर का होता है L। तो m0 L T A, ये इसका क्या हो जाएगा? V में सूत्र हो जाएगा।